Hello everybody, I am Satpreet and I am back with another topic on current affairs, and today we will be discussing what we know as farm bills. तो ये टॉपिक बहुत ही न्यूज़ में है आजकल, फार्म बिल्स के तौर पर जिसको हम जानते हैं। और इसका कारण ये है कि इस इशू को लेकर पूरे देश में, ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा और पंजाब के स्टेट्स में जो फार्मर्स हैं वो सड़कों पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। So let us take into a look what this issue is all about. So इसकी शुरुआत होती है जून 2020 से। जून 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंसेस लेकर आती है। जो ये ऑर्डिनेंसेस हैं ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म ऑर्डिनेंसेस हैं। इन ऑर्डिनेंस को, एग्रीकल्चरल फील्ड को उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए ऑर्डिनेंसेस लाए जाते हैं। उसके बाद ऑन 14th of September जब जो पार्लियामेंट है वो सेशन में है, ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये जो बिल्स हैं, 3 बिल्स हैं, इनको पार्लियामेंट में के सामने रखा जाता है और उसके बाद ये पास कर दिए जाते हैं, इनैक्ट कर दिए जाते हैं। ये 3 एक्ट्स बन जाते हैं और इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट मिल जाता है। सो टुडे वी विल डिस्कस कि ये 3 बिल्स है क्या, जिनको हम फार्म बिल्स के तौर पर जानते हैं, और क्या इश्यूज हैं इनको लेकर। सबसे पहले आता है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा बिल है, दूसरा एक्ट है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। सबसे पहले बात करेंगे हम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 के बारे में। ये जो एक्ट है ये बात करता है कि जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है, जो फसल है, खेतों में जो फसल उगती है उसका जो प्रोड्यूस है उसका ट्रेड कैसे होता है और उसकी मार्केटिंग कैसे होती है। ये एक्ट मेनली उस चीज़ को लेकर बात करता है। ये एक्ट कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है जो प्रेजेंटली हमारी फार्म प्रोड्यूस की, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग और उसकी ट्रेडिंग जो प्रेजेंटली होती है उसको रिफॉर्म करने की बात ये एक्ट करता है। तो सबसे पहले अब प्रेजेंटली कैसे होता है ट्रेड, इसमें एक टर्म जो हम बार बार सुन रहे हैं वो है APMC। APMC स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज। जो प्रेजेंट सिनारियो में, यानी कि इन 3 एक्ट्स के आने से पहले, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो हमारे किसान खेतों में जो फसलें उगाते हैं, जो कैसी भी वो फसलें हैं, दालें हैं, अनाज है, सब्जियां, फल, जो भी फसलें हैं, वो कैसे, उनका ट्रेड और मार्केटिंग कैसे होता है। तो प्रेजेंट सिनारियो में जो APMCs हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ जो हैं, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ट्रेड और उनकी मार्केटिंग को रेगुलेट करती हैं। यानी कि प्रेजेंट सिनारियो में जो प्रोड्यूस है, जो फसल है, वो APMC मंडीज में बेची जाती है। हम सब इस टर्म से फेमिलियर हैं। मंडी जो होती है, अनाज मंडी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जाकर किसान जो हैं अपनी फसलें बेचते हैं। वो मंडियाँ जो हैं उनको APMCs जो है वो रेगुलेट करती हैं। अब APMCs क्या हैं? APMCs जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती हैं। APMC हर जो इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उन्होंने हर स्टेट का अपना एक APMC एक्ट है। कुछ 2 या 3 स्टेट्स को छोड़कर इंडिया में सारी स्टेट्स का अपना APMC एक्ट है। उस APMC एक्ट के अंडर हर स्टेट ने APMCs बनाई हुई हैं और ये APMCs फर्दर APMCs मंडी को रेगुलेट करती हैं और वहाँ पे जो उन स्टेट्स में इन APMC के एक्ट्स के अंडर जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रेड और उसकी मार्केटिंग की जाती है। सो अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होता है
कि जो फार्मर है, कोई भी फार्मर है, जब उनके खेतों में कोई फसल उगती है, गेहूं है, पैडी की फसल है, या फिर दालें हैं, तो वो कोई भी फसल है, वो उसको जाकर वो इट इज़ कंपल्सरी कि वो उनको जाकर APMCs मंडीज में बेचें। खास तौर पर जैसे कि हर स्टेट के अपने नॉर्म्स होते हैं, APMC रूल्स होते हैं। कुछ फसलें हैं जिनको APMCs के रेगुलेशन से बाहर रखा गया है। जो फसलें APMC रेगुलेशंस के अंडर आती हैं, जैसे कि पंजाब में वीट और पैडी जो है, इन फसलों को किसान क्या करते हैं, दे कैन ओनली सेल थ्रू द APMC सिस्टम। वो सिर्फ APMC मंडीज में जाकर, मंडियों में जाकर वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, उनके सिस्टम के थ्रू अपनी फसलें बेच सकते हैं। उसके अलावा वो अपनी फसलें डायरेक्टली जो है वो किसी प्राइवेट फर्म्स को नहीं बेच सकते। सो दिस इज हाउ APMCs रेगुलेट द selling and buying of the agricultural product। अब इस बिल में APMCs को जो है वो जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको रिफॉर्म करने की बात कही जाती है। तो APMCs के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तभी उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो ऐसा माना जाता है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो APMC सिस्टम है इसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेडर्स होते हैं या मिडलमैन होते हैं, जिनके थ्रू ये जो ट्रेड है वो होता है। जैसे कि मंडियों में हम जानते हैं आड़ती होते हैं, उसके अलावा जो फर्म्स आती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर खास तौर पे जो एजेंसीज हैं, जो आड़तियों के थ्रू किसानों की फसल खरीदने के लिए आती हैं, तो वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो है वो वहाँ पे होते हैं। तो इस तरह से किसानों के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं कि वो लिमिटेड ट्रेडर्स को अपनी फसल बेच सकते हैं। किसान सिर्फ और सिर्फ APMCs मंडी में जाकर फसल अपनी गिराते हैं, वहाँ पर जो है एजेंसीज आती हैं जो उसको प्रोक्योर करती हैं। तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ एजेंसीज ही प्रोक्योरमेंट में हिस्सा लेती हैं। तो ये मेन एक इशू माना जाता है। और उसके अलावा जो इस वजह से जो मार्केट है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट है, उस पे APMCs की मोनोपोली मानी जाती है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली वो प्रोड्यूस नहीं खरीदते हैं। प्राइवेट जो कॉरपोरेशंस हैं डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं खरीदती हैं। तो ये जो एक्ट है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ये क्या ऑफर करता है? इस एक्ट में जो चेंजेस लाए जाते हैं, ऐसा सरकार का कहना है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि ये एक्ट किसानों को फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा लाए गए चेंजेस के बाद अब जो किसान हैं वो अपनी फसलें मंडियों में जाकर, सिर्फ और सिर्फ मंडियों में जाकर, APMCs मंडियों में जाकर बेचने की बजाय डायरेक्टली प्राइवेट कॉरपोरेशंस को, प्राइवेट व्यापारियों को, प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच सकते हैं। यानी कि प्राइवेट ट्रेडर्स जो हैं वो डायरेक्टली उनकी फसल खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़, अब किसानों को अपनी फसल लेकर मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। देश भर जितनी भी मंडियां हैं देश भर में, वो APMC के, हर स्टेट की APMC ही उनको रेगुलेट करती है। तो किसानों को अपनी फसल मंडियों में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेडर्स हैं, जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, वो उनके जो फार्म डोर्स हैं या उनके घरों से, उनके फार्म से, उनके खेतों से डायरेक्टली वो जो फसल है वो खरीद सकते हैं, या फिर जैसा उनका एग्रीमेंट साइन होता है उसके मुताबिक किसान जो है वो अपनी फसल को ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट करने के बाद, किसी एक प्राइस पर सेटल डाउन करने के बाद, वो उसके किसी वेयर हाउस में, उसकी फैक्ट्री में, वहां पे ले जाकर बेच सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइस कैसे डिसाइड होता है? APMC मंडियों में जो फसल है वो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ अकॉर्डिंग बेची जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी डिसाइड करती है। जैसे कि जो पिछले साल
पैडी की जो फसल बेची गई उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो 1835 रुपीज़ डिसाइड किया गया था। जो अपकमिंग पैडी हार्वेस्ट सीजन है उसके लिए जो प्राइस है वो 1888 रुपीज़ MSP डिसाइड किया गया है। तो APMC मंडियों में जो फसल बेची जाती है वो MSP कम से कम जो MSP डिसाइड हुआ है उनको उतने MSP से ज़्यादा पैसों पर बेची जाती है। और अगर फसल की क्वालिटी मान लीजिए कि इतनी अच्छी नहीं है तब भी कम से कम MSP जो है वो तो ट्रेडर को जो एजेंसीज मंडी में खरीद करती हैं ट्रेड मर्चेंट्स के थ्रू, ग्रेन मर्चेंट्स यानी आड़ती के थ्रू उनको पे करना, फार्मर्स को उतना पे करना होता है। सो अब इस केस में क्या है कि कीमत कैसे डिसाइड होगी फसल की। तो पहले किसान और ट्रेडर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा। उस एग्रीमेंट में जो भी फसल का प्राइस डिसाइड किया जाता है उसको किसान को हार्वेस्ट के बाद जो ट्रेडर है, जो कॉरपोरेशन है, प्राइवेट कॉरपोरेशन, वो प्राइस पे अपनी फसल जो है उसकी खरीदेगा। तो अब एक और जो इसका पॉजिटिव पॉइंट बताया जा रहा है वो ये है कि अब प्रेजेंट सिनारियो में किसान अपनी फसलों की कीमत खुद डिसाइड नहीं करते हैं। MSP सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, उसके हिसाब से उनको पे किया जाता है। MSP से थोड़ा ज़्यादा ऑक्शन में या फिर कम से कम MSP उनको पे किया जाता है। इस एक्ट के आने के बाद किसान जो है वो बार्गेन कर पाएंगे, वो ट्रेडर्स के साथ जो है एग्रीमेंट में अपनी फसल की कीमत खुद डिसाइड कर पाएंगे। तो दे हैव बीन गिवन अ पावर ऑफ बार्गेनिंग। सेकेंडली, यानी कि जो पहला फ्रीडम किसानों को मिला है वो है कि वो किसी को भी जाकर अपनी फसल जो है वो किसी प्राइवेट ट्रेडर को भी बेच सकते हैं। वो जाकर APMCs में भी बेच सकते हैं। APMC विल ऑल्सो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, लेकिन साथ में दे हैव अ फ्रीडम टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो एंड दे कैन ऑल्सो बार्गेन। अब वो MSP पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अगर ज़्यादा पैसों में उनकी फसल बिकती है, क्वालिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा भी कोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस एक्ट के द्वारा जो इंटर स्टेट ट्रेड है उसमें जो बैरियर्स हैं उनको हटाया जा रहा है। किसान जो हैं वो अपनी फसल किसी भी स्टेट में, कंट्री के किसी भी हिस्से में जाकर बेच सकते हैं। प्रेजेंटली इंटर स्टेट ट्रेड को लेकर बैरियर्स हैं। स्टेट्स जो हैं ये उनके स्टेट्स के पास पावर है ये डिसाइड करने की, तो वो किसान जो है वो कहीं पर भी जाकर अपनी फसल नहीं बेच सकते। जो स्टेट्स के नॉर्म्स हैं उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन मार्केट। थर्ड इज कि इस एक्ट के अंडर एक प्लेटफॉर्म का प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, जिनके पास जाकर किसान अपनी फसल बेचेंगे, वो दे विल सेट अप एन प्लेटफॉर्म, दे कैन सेट अप एन प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पे किसान जो हैं वो ऑनलाइन अपनी फसल की अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी फसल की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो अपनी फसल की क्वालिटी, क्वांटिटी की डिटेल्स प्रोवाइड करके उस मुताबिक उसकी एक बेस कीमत कोट कर सकते हैं कि मुझे कम से कम इतनी कीमत में अपनी फसल बेचनी है। तो इसमें जो भी कम्युनिकेशन है किसान का ट्रेडर के साथ वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा सकता है। एंड द फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट विच इज बीइंग टोल्ड इज दैट कि जब किसान APMC मंडियों में जाकर अपनी फसल बेचते हैं तो उनके ऊपर कई टैक्सेस लगाए जाते हैं, उनके ऊपर मार्केट टैक्स लगाए जाते हैं, उनको कुछ लेवीज देने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब वो प्राइवेट प्लेयर्स को अपनी फसल बेचेंगे तो वहाँ पर दे विल नॉट हैव टू पे द टैक्सेस। जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो APMCs में होने वाली खरीद बेच पर ही टैक्स लगाती है। वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ होने वाली जो खरीद बेच है फसल की किसानों द्वारा, उस पर किसानों को कोई भी टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, कोई मार्केट फीस उनको नहीं देनी पड़ेगी। So these are the major positive points of this act, which is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020.
नाउ लिटिल बिट मोर अबाउट एपीएमसीज। एपीएमसीज करती क्या हैं कि एपीएमसीज जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने एक एपीएमसी एक्ट के अंडर एपीएमसीज बनाती हैं। एपीएमसीज मंडियों को रेगुलेट करती हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है वो एपीएमसीज प्रोवाइड करती हैं। फेयर ट्रेड हो वहाँ पे, जो ट्रेडर्स हैं, जो खरीद एजेंसियाँ खरीदने आती हैं फसल को, और किसानों के बीच में फेयर ट्रेड हो, ये एपीएमसीज इंश्योर करती हैं। So next is the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020। जो दूसरा बिल है, जो दूसरा बिल आया था, दूसरा एक्ट है, ये एक्ट मेनली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में पहले भी हो रही थी। जैसे कि स्टेट ऑफ पंजाब की अगर एग्जांपल ले लें, स्टेट ऑफ पंजाब के पास अपना एक एपीएमसी, स्टेट ऑफ पंजाब का एक अपना एपीएमसी एक्ट है। हर स्टेट का अपना एक एपीएमसी एक्ट होता है। उसी तरह से उनका एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी एक्ट है, लेजिस्लेशन है। लेकिन ये देखा गया है कि जो स्टेट्स के जो लेजिस्लेशन हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, उनमें कुछ कमियां हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या फिर कहीं पर फार्मर्स के जो उनके जो इंटरेस्ट हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया है, या फिर कुछ प्रोविजंस नहीं हैं कुछ सिचुएशंस को लेकर। जैसे कि इन केस अगर फसल ख़राब हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट में किसान किसी कंपनी के साथ है, फसल ख़राब हो गई है, तो वो उस केस में उनको पेमेंट कैसे दिया जाएगा, कंपनी को क्या करना है। अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाहता है तो उसमें किसान कंपनी को क्या पे करेगा अगर उसको पे करना है। तो कुछ चीज़ों को लेकर प्रोविजंस की कमी है। इसलिए द गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। सो इस एक्ट के अंडर जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिनारियो है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उसको उसमें रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, बेटर ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, बहुत स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं अलग अलग सिनारियोस के लिए, ताकि जो किसान हैं और जो फर्म्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराना चाहती हैं, इससे उनको एनकरेजमेंट मिले, उनको एक लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन मिले, जिसके अंडर वो कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके। जो उनके कंसर्न्स हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करने को लेकर, जिस वजह से किसान डरते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से, या फिर कंपनीज डरती हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, उन कंसर्न्स को दूर किया जाए ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एनकरेजमेंट मिले। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एनकरेजमेंट मिलने से जो हमारे विलेजेस हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनके तक जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे विल गेट एक्सेस, फार्मर्स विल गेट एक्सेस टू बेटर सीड्स, बेटर टेक्नोलॉजीज। जिन फार्मर्स के पास अच्छी टेक्नोलॉजीज का एक्सेस नहीं है, they will also be able to avail better technologies through the firms that they would enter into the contract with. Next is Essential Commodities Amendment Bill 2020. So the Essential Commodities Amendment Bill 2020, इसके अंडर क्या है कि इसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कुछ फसलें जो हैं उनके ट्रेड को, उनकी खरीद बेच को रेगुलेट करने का। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, कुछ सिनारियोज के अंदर, जैसे कि वॉर है, फैमिन है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस राइज है, नेचुरल कैलेमिटी है, ऐसे सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनकी कुछ कॉमोडिटीज को वो डेजिग्नेट कर सकती है। जैसे कि उनके एक्सपोर्ट पे, उनके एक्सपोर्ट पे रोक लगा सकती है। जैसे कि अनियंस की केस में होता है कि गवर्नमेंट जो है वो रोक लगा देती है कि अब इंडिया में अगर प्राइजेस को देखकर उसका एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रोल कर देती है। तो ये पावर जो है कुछ इसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। सिमिलरली स्टॉक लिमिट को लेकर कुछ पावर्स हैं जो इस एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। So
these were the details about the acts. अब हम जानते हैं कि इसको लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स के अपने इश्यूज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो अपोजिशन है, उनके अपने इश्यूज हैं। तो ये इश्यूज क्यों हैं और वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन। सबसे पहले हम फार्मर इश्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इश्यूज जो है फार्मर्स का वो है कि एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर फार्मर्स ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के आने से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो उनको फैसिलिटी मिलती थी, उससे जो उनको प्रोटेक्शन मिलता था, कम से कम इतनी कीमत पे तो उनकी फसल बिकेगी ही बिकेगी, इस एक्ट के आने से वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब वो प्राइवेट प्लेयर्स को अपनी फसल बेचेंगे तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे एमएसपी का प्रोविज़न नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स को फसल बेचने पे जो प्राइस है वो ट्रेडर और किसान जो है वो आपस में डिसाइड करेंगे। यस, इस केस में उनको हायर प्राइस भी मिल सकता है, एमएसपी से ज़्यादा प्राइस भी मिल सकता है, वो कहीं पे भी बेच सकते हैं अपनी फसल। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविज़न, ऐसा कोई भी मैकेनिज्म इस एक्ट में नहीं बताया गया जिसको फॉलो करके किसान और ट्रेडर के बीच में जो ये प्राइस डिसाइड होगा, जो एग्रीमेंट पहले होगा फसल खरीदने से, उसमें जो प्राइस डिसाइड करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं बताया गया है। किसान ये मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस एक्ट में कोई एक ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, जिसके अंडर जब वो एग्रीमेंट में एंटर करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, तो वो अपना प्राइस जो है अपनी फसल का वो डिसाइड कर पाए। कोई एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर चांसेस कि द प्राइवेट प्लेयर माइट पे द फार्मर्स वेरी लेस फॉर देयर प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है, बल्क में है, और प्राइवेट प्लेयर के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि वो कहीं से भी खरीद सकता है, किसी भी किसान से खरीद सकता है, किसी भी स्टेट में से खरीद सकता है, तो फिर वो कम प्राइस कोट करेगा फार्मर्स के लिए। तो ऐसे में जो है, अगर कोई मैकेनिज्म नहीं होगा तो फिर उसमें क्या है कि उनको बहुत ही कम कीमत पे अपनी फसल जो है वो बेचनी पड़ सकती है, या प्राइवेट प्लेयर को मौका मिलेगा कम कीमत पर फसल खरीदने का। एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं उनका मेन मकसद जो होता है वो है प्रॉफिट, तो वो तो कम से कम दाम पे अपनी फसल खरीद कर उसको आगे बेचना चाहेंगे। दूसरा, जैसे कि क्वालिटी की बात है कि क्वालिटी की के मुताबिक अगर फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर वो जो प्राइवेट प्लेयर चाहता है उस मुताबिक, उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस मुताबिक वो बहुत कम प्राइस उसका कोट कर सकता है। तो ऐसे में अगर एपीएमसीज की बात है तो वहाँ पर अगर क्वालिटी फसल की अच्छी नहीं भी होती, तब भी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कम से कम किसानों को मिलता है। यहाँ पे तो जो ट्रेडर है वो कम से कम जितना मर्जी कम वो कोट कर सकता है, सिंस देयर इज नो स्पेसिफिक मैकेनिज्म टू डिसाइड द प्राइस। दूसरी चीज जो आती है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केसेस में है, वहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी स्पेसिफिक मेजर्स जो हैं वो नहीं बताए गए हैं। या इवन इन द अदर केस जहाँ पे वो किसान जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो वैसे किसी प्राइवेट प्लेयर को अपने प्रोड्यूस बेच रहे हैं, वहाँ पर भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए मैकेनिज्म्स नहीं है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पावर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया है। कोर्ट्स और जो किसान हैं उनके पास जनरली इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एक बड़ी कॉरपोरेशन के खिलाफ लीगल बैटल लड़ सकें इन केस उनके आपस में कोई डिस्प्यूट्स हैं। नेक्स्ट इज द कंसर्न्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। इंडिया में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी सरकार है इन जनरल, उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसके जो इनिशिएटिव्स हैं, उसके जो डिसीजंस हैं, हमारी गवर्नमेंट के डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जिसमें वेलफेयर को जो है वो प्रायोरिटी दी जाए। तो इस केस में जब जो पावर है
वो कॉरपोरेशंस के हाथ में जा रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ज़्यादा जा रहा है। तो वैसे में जो वेलफेयर है किसानों का वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, प्राइवेट कॉरपोरेशंस की प्रायोरिटी होगी उनका खुद का प्रॉफिट। तो अगर उनको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही, अपनी एक्सपेक्टेड क्वालिटी नहीं मिल रही उनको, तो वो कम से कम प्राइस में खरीदना चाहेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एटलीस्ट एमएसपी पे तो खरीदती ही खरीदती है। सो गवर्नमेंट वेलफेयर को प्रायोरिटी देती है, लेकिन अगर विद टाइम अगर एपीएमसीज जो हैं अगर वो नहीं सरवाइव कर पाती, तो ऐसे में देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट इज द इश्यूज ऑफ स्टेट्स और द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सिर्फ फार्मर्स को ही इस एक्ट के आने से इश्यूज नहीं हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अपने इश्यूज हैं। जो सबसे पहला इशू स्टेट गवर्नमेंट्स रेज कर रही हैं कि इन एक्ट्स का पास होना, इन एक्ट्स का आना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट के खिलाफ है। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? इन लेमन टर्म्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन हो, अच्छा कोऑपरेशन हो, और कोऑपरेशन के साथ जो है वो डिसीजंस लिए जाएं। सो स्टेट्स कहती हैं कि जो एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं वो स्टेट सब्जेक्ट्स में आते हैं, वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट यानी कि वो कुछ लिस्ट हैं जिन पे स्टेट्स जो हैं वो एक्ट लेजिस्लेशंस बना सकती हैं। लेकिन इस केस में क्या है, लेजिस्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाया है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पे लेजिस्लेशन बनाया है तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि वो स्टेट्स के जो राइट्स हैं उन पे इंक्रोच किया गया है। बट इसके जवाब में सेंटर सेज कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड आइटम्स है वो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, तो इसलिए जो सेंटर है उसको ये राइट है, उसको ये अपर हैंड है टू मेक अ लॉ ऑन इट। तो देयर इज एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं इस मसले को लेकर। नेक्स्ट इज जो स्टेट्स का इशू है वो है उनका रेवेन्यू। स्टेट्स जो हैं वो एपीएमसीज के द्वारा बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाती हैं। जैसे कि जो टैक्सेस लगते हैं, जो एपीएमसीज में जब एपीएमसीज मंडीज में जब फसल बिकती है तो उसमें मार्केट टैक्स जो है वो किसानों को देना पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारे कर उन पे लगते हैं, तो वो टैक्सेस के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। तो एपीएमसीज की बजाय प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा फसल खरीदने जाने पर स्टेट गवर्नमेंट का ये जो रेवेन्यू है वो अफेक्ट हो सकता है। सो इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द state governments. These were the issues of the states. उसके अलावा अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जो रेज किए गए हैं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा भी। मेनली इनका कंसर्न है कि पार्लियामेंट में या खास तौर पर राज्यसभा में जैसे ये बिल्स पास हुए, बहुत केओटिक सिचुएशन में ये बिल्स पास हुए थे वहाँ पर। तो अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि जब ये इतने इम्पॉर्टेंट मैटर पर ये एक इनैक्टमेंट किया गया तो उसको गवर्नमेंट उसको ऑर्डिनेंसेस के थ्रू रूट से क्यों लेकर आए, इस पे गवर्नमेंट को डिस्कशन कराना चाहिए था, जैसे कि नॉर्मली बाकी लॉज इनैक्टमेंट्स के केस में होता है। लोकसभा में, राज्यसभा में इस पे डिटेल्ड डिस्कशन होता, जिसमें अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अपने व्यूज़ देती, जिसमें जो स्टेट्स हैं उनके व्यूज़ भी कंसिडर किए जाते, जिसमें फार्मर्स जो हैं या बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल द आड़तीज और द ग्रेन मर्चेंट्स, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाता। सो आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन इस पे इनैक्टमेंट किया जाता। दिस इज़ द इशू ऑफ द ऑपोजिशन, इसीलिए ऑपोजिशन जो है वो इसके खिलाफ है। ऑपोजिशन ने इस पे एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की भी मांग की थी, लेकिन वो मांग जो है उनकी वो एक्सेप्ट नहीं हुई और कोई स्टैंडिंग कमेटी इस पे नहीं बनाई गई। और जो ये बिल्स हैं वो पार्लियामेंट में पास कर दिए गए हैं और ये एक्ट्स बन चुके हैं।
So this was all about the issue that we know as farm bills. So now some suggestions by critics and intelligentsia on how this situation can be handled. एक ऐसा सजेशन दिया जा रहा है कि एपीएमसीज को पूरी, जैसे कि किसानों की मांग है कि एपीएमसीज जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए.